बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत अहम मौजू पर आप सबसे बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल पहले जो भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, उसका जो एक रिव्यू पिटीशन गई थी या जो भी उसका एक राय उस पर आई है, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जायज़ राय दी है उस पे। और कानूनी जो एक मुँह शगाफियाँ थी, उनके अलावा जो राय बनती थी वो उन्होंने दी है, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो पिटीशन थी वो तो फाइनलिटी अटेन कर चुकी थी। और लेकिन बहरहाल मुझे बहुत ही ज़्यादा आज तशवीश हुई, और आज के हालात को 44 साल बाद जब मैं देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बदला है, और ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। आप मुझे बताइए कि ज़ाहिर है 79 में जब भुट्टो साहब को फांसी हुई, तो उस वक़्त एक मार्शल रूल था, यानी मार्शल लॉ लगा हुआ था, और जनरल ज़ियाउल हक ने एक चलती हुई हुकूमत को घर भेजा था, और उसके पीछे एक पूरी तहरीक थी 9 सितारों की। और पीएनए की पूरी तहरीक थी, वो जो सरगर्म थी, और इलेक्शन की जो एक रिगिंग के हवाले से पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, उस वक़्त भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन चल रही थी, जिसको फ़ौजी जुनता ने फिर हाईजैक कर लिया। लेकिन मुझे जो तारीख़ है और तारीख़ के तालिब इल्म जो आज के हमारे नौजवान दोस्त साथी हैं हमारे, उनको बताना बड़ा ज़रूरी है कि उस वक़्त भी फ़ौज जो ये काम जिस वक़्त उसने किया मार्शल लॉ के तहत, उस वक़्त इसलिए कर सकी कि ये जो 9 हमारे सितारे थे, पीएनए की जो तहरीक चल रही थी, उसमें एक असगर खान साहब भी थे और बहुत बड़े लीडर्स और भी थे। एक-एक का नाम नहीं लेंगे, ज़रा लंबा और लेंथी हो जाएगा मैसेज। तो उन्होंने जब ये कहा कि भुट्टो साहब को कोहाला के पुल पर आप फांसी लगा दें, तो ये पॉलिटिशियंस जो थे उस वक़्त के, आज ये राय जो अदालती राय है, और वो क्योंकि पूरे कानूनी प्रोसीजर पर है, और हम सब जानते हैं कि जब मार्शल लॉ होता है तो किस तरह अदालतें काम कर रही होती हैं, चाहे वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी हो जस्टिस मुनीर की अयूब खान के दौर में, या फिर ज़ियाउल हक साहब के दौर में ये भुट्टो साहब की फांसी का जो इवेंट हुआ, या जो एक बहुत बड़ा सान्या जिसको जमहूरी और सियासी तारीख़ में पाकिस्तानी कहना चाहिए वो हुआ। तो उसकी जो वजूहात हैं वो ज़ाहिर है वो यही थी कि पीछे सारे वो अवामिल कार फरमा थे, जो मार्शल लॉ का जो रूल था, जो मार्शल रूल था, उसके अंदर जो लोग सख्ती और सेंसरशिप और जिस तरह से आर्म ट्विस्टिंग और फिर अदलिया को जिस तरह कैप्चर किया गया था, उसके नतीजे में हुआ। बाज़ अमीर लोग अगर उस वक़्त भी बहुत सारे थे जिन्होंने उससे इख्तलाफ किया, अपने डिसेंडिंग नोट्स भी दिए, और कुछ लोगों को तो खैर ज़बरदस्ती निकाला भी गया, लेकिन बहरहाल ये एक पूरी तारीख़ है। तो पॉलिटिशियंस जो थे उस वक़्त, वो किस तरह बरियो ज़मा हो गए इस सारे वाक़ये से, कि जिन्होंने ये सारा कुछ भुट्टो साहब को रास्ते से हटाने के लिए जो है ये सारी पूरी एक कैंपेन जो थी वो लॉन्च करवाई, और फिर वो मार्शल लॉ के आला कार बन गए, और मार्शल लॉ को इतनी तक़वियत और इतनी ताकत मिली कि भुट्टो जैसा वो एक बड़ा लीडर जो थी उसको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। तो बहरहाल ये बड़ा ज़रूरी है कि हम तारीख़ से सबक सीखें और इससे सीख के आगे बढ़ें। आप सब जानते हैं कि 2024 के जो भी इलेक्शन हुए हैं, उनमें मुस्लिम लीग नून ने आगे बढ़कर पाकिस्तान को सँभालने के लिए जो एक तगो-दो की है। अभी पीटीआई को बहुत सारे वोट मिल गए हैं, सीटें मिल गई हैं, इस पर मैं बहस नहीं करना चाहता। लेकिन उन्होंने हर किसी से बात करने से इनकार कर दिया, पीपल्स पार्टी के साथ वो बात करने को तैयार नहीं है, और नून लीग को तो खैर उनसे खुद भी बात नहीं करनी चाहिए, और वो तैयार नहीं है। वो कोई कौमी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है, वो झगड़ा करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर इसके अंदर अगर कोई कोई आगे बढ़ता है और वो ये समझता है कि पाकिस्तान को आज इत्तेहाद की, यगानगत की और मफ़ाहमत की ज़रूरत है, और नून लीग ने उसमें लीड ली है, तो फिर तमाम पॉलिटिशियंस को उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। तो मेरा यही पैगाम है कि तारीख़ से सबक सीखें। आप इस तरह की लड़ाई और झगड़ा करके आप हुकूमत को तो कमज़ोर कर लेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता आप रियासत को भी कमज़ोर करेंगे। आप रियासत को कमज़ोर ना करें, फिर ये ना हो कि हम दोबारा से कई सालों बाद ये देखते रहें कि सुप्रीम कोर्ट में जाएँ और जाके फिर उनसे इस्तदा करें कि देखें कि ये हालात क्यों पैदा हुए थे, और सुप्रीम कोर्ट भी सर पकड़ के बैठ जाए कि उस वक़्त के लोग क्या कर रहे थे। तो जहाँ ये ज़िम्मेदारी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की है, हमारी अदलिया की है, वो हमारे पॉलिटिशियंस की भी है। और अगर मियाँ नवाज़ शरीफ ने दिल बड़ा किया है, मैं जितना नवाज़ शरीफ साहब को मैं जानता हूँ, मेरे वो कायद हैं, मुझे मालूम है कि वो किस तरह के दबंग आदमी हैं, किस तरह वो सियासत करते हैं, वो किस तरह की सियासत को पसंद करते हैं, या जमहूरियत में जो उनका बिलीव है, मैं उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने दिल बड़ा किया है, एक स्टेप पीछे किया है, पीछे हुए हैं वो, और उन्होंने मौका दिया है अपनी पार्टी के सदर को, जो हमारे भी सदर हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनको, पंजाब में मोहतरमा मरीम साहिबा को, और पूरी दीगर जमातों से उन्होंने खुद राब्ते करके पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए एक रास्ता ढूंढा है। तो फिर ये बाकी दीगर 2 4 5 पार्टियां हैं, उनको भी चाहिए
کہ وہ اس طرح سے نہ کریں کہ خدا نخواستہ ہم ریاست جو ہے ہماری اس کے ادارے جو ہیں وہ مجبور ہو جائیں اور ہم دیکھیں کہ پھر ہم جمہوریت کو ڈھونڈتے رہ جائیں، ہم سیاست کو ڈھونڈتے رہ جائیں۔ اور یہ آپ نے بہت لڑائی کی، آپ نے 9 مئی کا واقعہ بھی کیا، آپ نے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے اگر سیاست کرنی ہے تو خدا را اس کو بند کر دیں اور تمام مل بیٹھیں۔ اور اگر مل نہیں بیٹھیں گے آپ اور اس طرح کی آپ کام کرتے رہیں گے تو کیا کریں گے آپ اس تحریک سے؟ آج 44 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، اس کا نقصان ہوا۔ ہم نے ایک ایسا لیڈر گنوا دیا جس نے داغ بیل ڈالی تھی OIC کی، جس نے داغ بیل ڈالی تھی ایٹمی دھماکوں کی، اور اب ہم ایک ایسے آدمی کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو دبنگ لہجے میں امریکہ سے بات کرتا ہے اور بم دھماکے کرتا ہے اور انڈیا کے ساتھ بھی بات کرتا ہے، جو آج ایک پورا اسٹیٹس مین کی حیثیت سے سب کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو مہربانی کریں، آپ اس بات پر خوش نہ ہوں کہ نواز شریف لیڈر جو ہیں وہ پرائم منسٹر نہیں بنے، آپ یہ ہو گیا ان کے ساتھ وہ ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس نظام کی مضبوطی کے لیے باقی دیگر سیاسی جماعتوں کا کیا رول بنتا ہے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے ان کا کیا رول بنتا ہے، وہ آگے بڑھ کے اپنا وہ رول پلے کریں، بجائے اس کے کہ وہ جمہوریت کو سازش کے تحت جو ہے وہ ناکام کریں، جیسے 2014 کے دھرنے میں کیا تھا۔ اس طرح کی چیزیں نہ کریں، مہربانی کریں اور پاکستان پر رحم کریں۔ آج 44 سال بعد ہم اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، تو اب مزید زخم ریاست پہ مت لگائیں کہ ہم 44 سال بعد پھر یہ زخم چاٹتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ، میری بات کو پازیٹیو وے میں لیجئے اور یقین رکھیے گا کہ پاکستان کا جو بہترین مستقبل ہے وہ جمہوریت میں ہی پنا ہے۔ بہت شکریہ۔